लव बाय चांस तू मेरा सुकून एपिसोड नंबर 19। अब तक आपने पढ़ा, रूही ने एक बेटी को जन्म दिया था और घर वाले काफ़ी खुश थे। आखिर उनकी पीढ़ी में इतने पीढ़ियों के बाद एक बेटी ने जन्म लिया था, इसलिए स्वागत तो बहुत अच्छा होने वाला था। अब आगे थोड़ी देर बाद अरमान, रूही और गुड़िया घर पहुंचे। घर पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। सबसे पहले अविका जी ने उन तीनों की आरती उतारी और उसके बाद उन तीनों को वह मंदिर लेकर गई। मंदिर में बैठाकर भगवान के सामने बच्ची के पैरों की छाप ली गई। इतने छोटे छोटे पैर मानो लक्ष्मी जी खुद आकर बैठ गई हों। में खुशी का माहौल था। आज सब कुछ रूही की पसंद का बना हुआ था। इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी ने दस्तक दी और वो गुड न्यूज़ थी। शिवांगी की कंपनी ने अपनी एक और ब्रांच खोली थी और एक हफ्ते बाद उसी का उद्घाटन होने वाला था। घर में खुशी का माहौल था। एक के बाद एक खुशियां मिलती जा रही थी। वहीं बच्चे को देखकर शिवांगी भी अब मातृत्व सुख लेना चाहती थी। शिवांगी को जब भी समय मिलता, शिवांगी रूही के पास जाकर बैठती। रूही ने यूं ही शिवांगी से पूछा। रूही बोली, तुम और शिव भी प्लान कर रहे हो बेबी? शिवांगी बोली, नहीं भाभी, अभी तक तो हम काफ़ी बिजी थे नई ब्रांच के लिए, और उसके बाद शिव भी बीच में अपनी डील के लिए काफ़ी बिजी हो रखे थे। अब जाकर तो हम फ्री हुए हैं। तभी रूही मुस्कुराते हुए शिवांगी से बोली, तो क्या तुम अभी माँ बनना चाहती हो? वैसे अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी शादी को 8 महीने ही तो हुए हैं। शिवांगी बोली, हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी अभी हमारे पास गुड़िया है ना? रूही मुस्कुराते हुए बोली, गुड़िया तो है। तभी शिवांगी बोली, हाँ, और अभी आपको भी केयर की ज़रूरत है, और इशिता देव की एक बार सगाई हो जाए और कुछ ही महीनों बाद देव भी कंपनी को पूरी तरीके से संभालने लायक हो जाए। मैं सोच रही हूँ कि एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद। तभी रूही बोली, मतलब अभी 6 महीने तक तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? शिवांगी बोली, हाँ भाभी, अभी तो गुड़िया छोटी है और उसके बाद मैं शिव पर इतना सारा बर्डन नहीं डालना चाहती। अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैं रिकवर हुई हूँ और कंपनी जाना शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रेगनेंसी में शिव फिर से अपने आप को पूरी तरीके से काम में झोंक दे। आपको तो याद है ना, मेरे एक्सीडेंट के बाद भी शिव ने कितना काम किया, और उसके बाद जब मैं ठीक हो गई, कंपनी जाने लगी, तब भी शिव ने 2 महीने तक सारा काम अपने अंडर लिया था। मैं चाहती हूँ अभी कुछ टाइम रुकूं, एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद प्लान करेंगे। इसमें कुछ बुरा तो नहीं है ना भाभी? रूही बोली, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने, और वैसे भी अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है शादी को, क्योंकि तुम अभी से स्ट्रेस लो, और गुड़िया है ना हमारे पास, तुम्हारा जब भी मन करेगा तो आके खेल लेना। तभी शिवांगी हंसते हुए बोली, इससे खेलने के लिए भाभी मुझे टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो चाची की जान है। इतना कहकर शिवांगी ने गुड़िया की तरफ देखा, जो शिवांगी को मुस्कुरा कर देख रही थी। तभी शिवांगी बोली, देखो भाभी कैसे मुस्कुरा रही है। रूही बोली, मुस्कुराएगी क्यों नहीं, आखिर बच्चे तो चाची को बहुत पसंद करते हैं। वहीं अविका जी ये देखकर मुस्कुरा रही थी। वह मन ही मन में बोली, भगवान करे तुम दोनों का प्रेम यूं ही बना रहे। तभी वह कमरे के अंदर आई और उन्हें देखकर रूही मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, आप कब आई? अविका जी बोली, थोड़ी देर पहले, जब तुम दोनों आपस में बहुत सारी गपशप कर रहे थे। अब ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, चलो फटाफट दूध पी लो। और हाँ, ये लड्डू भी, इसे खाने से ताकत मिलती है। ये सौंठ के लड्डू हैं, थोड़े कड़वे होते हैं पर शरीर में ताकत देते हैं। बिना किसी नान नुकुर के तुम ये लड्डू खाओ, दोनों के दोनों, ठीक है ना? तभी रूही बोली, चाची माँ, लड्डू लड्डू तो मीठे होने चाहिए, पर ये तो कड़वे हैं। तभी अविका जी बोली, इसलिए तो मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है ये लड्डू कड़वे होते हैं, तो तुम खाओगी नहीं, इसलिए तुम्हें ये लड्डू मेरे सामने ही खाने पड़ेंगे। तभी शिवांगी मुस्कुरा रही थी। तभी रूही बोली, मुस्कुरा लो, तुम्हारा टाइम भी आएगा, तब मैं भी ऐसे ही मुस्कुराऊंगी। रूही ने इतना कहा ही था कि शिवांगी को जोर से हंसी आ गई। शिवांगी बोली, क्या भाभी, आप भी ना, पर आपको तो लड्डू खाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपका नंबर है। इतना कहकर शिवांगी और जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख रूही और अविका जी के होंठों पर मुस्कान आ गई। 9 दिन बाद नामकरण विधि होने वाली थी, जिसमें गुड़िया का नाम रखा जाना था। सभी घर वाले नामकरण संस्कार के लिए बहुत उत्साहित थे। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, नामकरण का दिन नज़दीक आ जा रहा था। घर वाले भी बहुत खुश थे।
नामकरण के दिन नामकरण विधि शुरू हो चुकी थी। बच्ची के लिए एक अच्छा सा नाम सबने सोचा था। तभी पंडित जी ने बताया कि नाम अ अक्षर से शुरू होगा। पंडित जी बोले, जजमान, ग्रहों के हिसाब से बिटिया का नाम अ अक्षर से शुरू होता है। आप लोगों को जो नाम सही लगे आप वो बता दीजिए, मैं उसी नाम से कुंडली बना दूंगा। हर कोई नाम सोच ही रहा था कि तभी अरमान शिव की तरफ देखते हुए बोला, किसी ने कहा था कि नाम तो मैं ही रखूंगा, अब बताओ नाम अ अक्षर से। तभी शिव मुस्कुराते हुए बोला, हमारी गुड़िया का नाम होगा आद्या सिंह राठौर। जैसे ही घर वालों ने यह नाम सुना तो हर किसी को यह नाम पसंद आया। तभी अरमान बोला, पंडित जी, हमारी गुड़िया का नाम आद्या रखा है, आज से इसे आद्या नाम से बुलाया जाएगा। आद्या अरमान रूही सिंह राठौर। रूही को यह नाम बहुत पसंद आया था। नामकरण की विधि तो पूरी हो चुकी थी। घर वाले बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बीतते बीतते 1 साल बीत गया। रूही, शिवांगी, अरमान और रूही की आज मैरिज एनिवर्सरी थी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। घर वाले बहुत खुश थे। आद्या को अभी पब्लिकली कोई नहीं मिलवाना चाहता था। घर वाले नहीं चाहते थे कि पब्लिक में अभी आद्या घुले मिले, इसलिए एनिवर्सरी पार्टी भी घर पर ही घर वालों के बीच में ही की गई। आद्या अभी छोटी थी, इस वजह से सभी मेहमानों को बुलाकर ग्रैंड पार्टी देने का किसी का कोई इरादा नहीं था। वहीं कुछ दिनों बाद देव और इशिता की सगाई भी तय कर दी गई। देव इशिता भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता जा रहा था। नए रिश्ते, नई खुशियां जन्म देती जा रही थी। खिड़की पर बैठी हाथों में डायरी ली शिवांगी अपने बीते हुए पलों को याद करके डायरी पर लिख रही थी। शिवांगी सोचते हुए खुद से बोली, आज 2 साल हो गए हमारी शादी को। इस 2 साल में हमारे लिए कुछ अच्छी यादें रहीं तो कुछ बुरी यादें। इन अच्छी यादों ने बुरे अतीत को बिल्कुल ढक सा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी बस यूं ही चलती रहे। छोटे भाई की सगाई हो गई है, हमारी गुड़िया भी अब 1.5 साल की होने को है। इतना कहकर शिवांगी ने अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली। शिवांगी बोली, सभी लोग बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अभी अंदर हो और यहाँ बाहर घर पर हर कोई आपके लिए बेहद खुश है। शिवांगी ने अपनी डायरी बंद करी। तभी शिव कमरे में आया और शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला। शिव बोला, तो आज क्या लिखा जान तुमने डायरी में? शिवांगी बोली, इन हसीन पलों को याद करके समेट रही थी, ताकि जब हमारे आने वाला बच्चा इस डायरी को पढ़े तो उसे अंदाज़ा हो कि वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, हमारे जीवन में प्रेम कितना ज़रूरी है, घर वाले, रिश्ते और उनके बीच प्यार कैसे हमें खुशियाँ देती हैं। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई तो वहीं शिव मुस्कुरा उठा। शिव ने शिवांगी की पेट की तरफ अपने हाथ को रखा और धीरे से प्यार से बोला। शिव बोला, सुन रहे हो तुम्हारी मम्मी अभी से तुम्हारे लिए सारा होमवर्क रख रही है। शिव शिवांगी की तरफ देखते हुए बोली, यह हमारा बच्चा है शिवांगी, प्यार उसके अंदर कूट कूट के भरा होगा। वालों के लिए प्रेम, अपनों के लिए हर किसी के आगे की ढाल बनकर खड़ा रहेगा, ये देखना। शिवांगी बोली, ये तो है। तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी, एक पायल की आवाज़, जिसे सुनकर शिवांगी और शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांगी ने पीछे पलट कर देखा तो एक नन्हे नन्हे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए आद्या रूही के साथ शिव और शिवांगी के कमरे की तरफ ही आ रही थी। तभी रूही शिवांगी की तरफ देखते हुए बोली, शिवांगी, तुम आराम तो नहीं कर रही थी? ये बहुत परेशान कर रही थी मुझे, चाची के रूम में जाना है, इस वजह से लाना पड़ा। सॉरी अगर तुम आराम कर रही हो तो। तभी शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, मैं आराम नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी। इतना कहकर शिवांगी ने आद्या की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में आने का इशारा किया तो आद्या रवीना का हाथ छुड़ाकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। आद्या चलने में उतना अच्छे से नहीं जानती थी, इसलिए जैसे ही वो तेज कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश करती वैसे ही गिर पड़ती। हर कोई उसकी इस हरकत से मुस्कुरा रहा था। तभी शिव ने आद्या को गोद में पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला। शिव बोला, ओह डार्लिंग, अभी तुम बहुत छोटी हो, तो जब तक तुम अच्छे से चलने लायक नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी चाचू की गोद में ही रहोगी। तुम्हें चाची से बात करनी है? नो प्रॉब्लम। इतना कहकर शिव ने एटीट्यूड के साथ आद्या को शिवांगी की तरफ बैठाया और खुद उसको अपनी गोद में पकड़ कर बैठा हुआ था। शिवांगी बोली, शिव, आद्या यहाँ मुझसे मिलने आई हुई है तो मुझे उसे गोद में पकड़ना है। शिव बोला, तो चाची की गोद में जाने का टाइम अभी बिल्कुल नहीं है, अभी मेरी आद्या चाचू की गोद में आएगी। इतना कहकर शिव ने आद्या की तरफ देखा, जो कि शिव को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी कमरे में अरमान भी आ गया। अरमान बोला,
समझ गया था मैं, मेरी बेटी को पकड़ कर बैठा होगा। ला अब दे मुझे, अब मैं पकड़ूंगा अपनी बेटी को, वो मेरी प्रिंसेस है। तभी शिव अरमान की तरफ देखकर बोला, आपकी प्रिंसेस होगी पर मेरी प्रिंसेस ज़्यादा है। देखा नहीं आपने कैसे आकर मेरी गोद में बैठी हुई है ना प्रिंसेस? आप चाचा से कितना प्यार करती हो। इतना कहकर शिव ने आद्या की तरफ देखा तो आद्या ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को फैला दिया, मानो कह रही हो कि इतना सारा प्यार करती हूँ। मान और शिव दोनों को एक दूसरे से जलता हुआ देख रूही और शिवांगी पूरे मज़े ले रहे थे। शिवांगी इस समय 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और वह एहसास उसके लिए नया था। उसकी खुशियाँ उसके चेहरे पर दिख रही थी। पर इन 9 महीनों का सफ़र इतना आसान नहीं था। इन 9 महीनों में शिवांगी की मूड स्विंग क्रेविंग्स ने शिव के बहुत मज़े लिए। शिवांगी को कभी कुछ तीखा खाने का मन करता तो दूसरे ही पल मीठा। शिवांगी कभी कोई जूस पीती तो कभी उसे अचानक शेक पीने का मन करता। वहीं शिव बेचारा तो काम कर कर के थक चुका था और अरमान शिव को पूरा चढ़ा रहा था, क्योंकि रूही की प्रेगनेंसी में भी यही हाल हुआ था और शिव ने अरमान के बहुत मज़े लिए थे। अब बारी थी अरमान की। अरमान ने भी शिव की बहुत मज़े लिए। हालांकि अरमान शिव को बहुत सारे टिप्स देता था कि प्रेगनेंसी में कैसे शिवांगी का ध्यान रखना है, लेकिन जब जब आद्या अरमान को छोड़कर शिव की गोद में जाती तो शिव से मज़े लेने के लिए अरमान कोई मौका नहीं छोड़ता था। समय बीतता जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद शिवांगी की डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई और फिर आया वह समय जिसका हर किसी को इंतज़ार था। शिव और शिवांगी के बच्चे का जन्म हो चुका था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स कमरे के बाहर निकली और मुस्कुराते हुए शिव की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर बोली, बधाई हो मिस्टर राठौर, बेटा हुआ है। यह सुनते ही अरमान खुशी से चिल्लाते हुए बोला, ओए होए मज़ा आ गया, मैं तो ताऊ बन गया हूँ, याहू। उससे यूं उछल कूद करता देख हर कोई हैरान था। इतना कहकर अरमान ने शिव की तरफ देखा और उसे गले लगा लिया और बोला, अरमान बोला, बधाई हो मेरे शेर, आखिर तू एक पिता बन ही गया। घर वाले भी काफ़ी खुश थे। शिव की आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे। वहीं शिव ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। शिव बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ और बेबी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी वाइफ थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर दी जाएगी और बेबी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अरमान ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवा दी थी। अरमान बहुत खुश था। वहीं घर वाले भी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद नर्स छोटे से बच्चे को लेकर कमरे के बाहर आई और बेबी शिव को देते हुए बोली। नर्स बोली, मिस्टर राठौर आपका बच्चा। शिव ने जब बेबी को देखा तो बेबी की आंखें इस समय बंद थी, पर जैसे ही शिव ने बेबी को अपनी गोद में लिया तो बेबी ने झट से शिव की उंगली पकड़ ली। जैसे ही शिव को अंदाज़ा हुआ कि बच्चे ने उसकी उंगली को पकड़ रखा है, वैसे ही शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आंखों में हल्की सी नमी थी। घर वाले उसके इमोशन को फील कर पा रहे थे। तो वहीं अरमान ने शिव के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोला। अरमान बोला, शिवांगी पर गया है? हाँ, बस नाक तुझ पर गई है, थोड़ी लंबी है। वैसे मैंने सुना है जो ज़्यादा गुस्सा करता है उसकी नाक लंबी होती है ना चाची माँ? शिव समझ गया था कि अरमान उसकी फिरकी ले रहा है। तभी रूही ने बेबी को देखा और बोली। रूही बोली, इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, पर इसने अभी बंद की हुई हैं, इसकी पलकें कितनी घनी सी हैं। तभी अविका जी बोली, शिवांगी पर जो गई है, शिवांगी की पलकें भी तो कितनी घनी हैं। समय जी भी वहीं पर मौजूद थे। जैसे ही अविका जी ने बेबी को समय जी को दिया तो उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। समय जी बोले, बिल्कुल आरोही पर गया है ये, वही आंखें, वही होंठ। तभी अरमान असमंजस की स्थिति में आते हुए समय जी से बोला। अरमान बोला, पर अंकल जी आंखें तो इसकी बिल्कुल शिवांगी जैसी हैं। तभी समय जी बोले, तो मैंने कब कहा कि शिवांगी जैसी नहीं है? मैंने यह कहा कि आरोही जैसी हैं। शिवांगी अपनी माँ पर गई हुई है, बिल्कुल वही आंखें, वही नैन नक्श। तभी अरमान बोला, अच्छा, पर जो भी हो बहुत सुंदर बेबी है। तभी रूही ने अपनी गोद में ली आद्या को उसके छोटे भाई से इंट्रोड्यूस करवाया। आद्या भी बहुत खुश थी और अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाकर अपनी खुशी को दर्शा रही थी।
शिवांगी को 2 दिन बाद हॉस्पिटल से घर ले आया गया था। घर पर खुशी का माहौल था। अरमान और रूही ने घर को बहुत अच्छे से सजाया था। वहीं इशिता और देव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर सजाने में। थोड़ी देर बाद शिवांगी शिव और बच्चे के साथ घर आ गई। अविका जी ने तीनों की आरती उतारी और उसके बाद वो उनको लेकर मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आकर उन दोनों की आरती उतारी गई और सारी नज़र उतार कर तीनों की बलाएं ली। थोड़ी देर बाद शिवांगी को बेबी के साथ कमरे में भेज दिया गया। घर वाले अब नामकरण की पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। रात का समय था। शिवांगी अपने बगल में लेटे अपने बेबी को देखते हुए बेहद हल्के से मुस्कुरा रही थी। तभी शिव ने शिवांगी को देखा और शिवांगी से बोला। शिव बोला, आई लव यू शिवांगी, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तभी शिवांगी ने शिव का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली। शिवांगी बोली, आई लव यू टू शिव, और ये खुशी हम दोनों के बिना अधूरी थी। देखो कितने प्यार से सो रहा है। शिव मुस्कुराते हुए बोला, तुम पर गया है। शिवांगी बोली, हाँ पर आँखों का रंग मुझ पर नहीं गया है। देखा तुमने कितनी काली सी आँखें हैं इसकी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। शिव बोला, हाँ मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि आँखें हम दोनों पर गई हैं। पलकें तुम्हारी जैसी घनी लंबी काली और आंखें मेरी जैसी। शिव शिवांगी की तरफ देखते हुए फिर बोला, अब तुम आराम करो, और वैसे भी कल बहुत बड़ा दिन है, कल हमारे बच्चे का नामकरण जो है। शिवांगी बोली, तो क्या नाम सोचा है तुमने? जैसे ही शिव ने यह सुना तो शिव बोला, सरप्राइज़ है, कल पता चलेगा, अभी तुम आराम करो और सो जाओ। शिवांगी बोली, मुझे तो बता दो कम से कम, आई प्रॉमिस किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी शिव बोला, ना डार्लिंग चलो सो जाओ, कहाँ ना सरप्राइज़ है। वहीं दूसरे रूम में रूही बालकनी में बैठी हुई थी। अरमान जब फ्रेश होकर आया तो उसने देखा आद्या बेड पर सोई हुई है और रूही बालकनी पर बैठी चांद को निहार रही है। अरमान रूही के पास आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला। अरमान बोला, क्या सोच रही हो? रूही अरमान की तरफ पलटी और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। रूही बोली, सोच रही हूँ कि लाइफ में कितने सारे अप एंड डाउन आते हैं ना, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? अरमान बोला, हमेशा। इतना कहकर अरमान ने रूही के माथे पर अपने होठों को रख दिया। रूही मुस्कुरा उठी। रूही बोली, खुशियाँ कितने अच्छे से घर को जोड़ कर रखती हैं ना। इतने सालों में पहले आद्या का होना, उसके बाद इशिता देव की सगाई, और आज देखो हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी दोबारा आई है। शिव और शिवांगी का परिवार पूरा हो गया। दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अरमान बोला, हाँ खुश तो मैं भी बहुत हूँ। सोचा नहीं था कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर खड़ा रहूँगा, और ये भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी। रूही बोली, भूल जाओ पुरानी बातों को, आज का ध्यान दो। आज हम सब एक साथ हैं, एक हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, बस और हमें क्या चाहिए? अरमान बोला, हाँ ये तो है, अब तो जो भी है हमें ये प्यार आने वाली पीढ़ी को भी देना है, ताकि उन्हें पता चले परिवार और अपनों का क्या महत्व होता है। चलो अब आराम करो। इतना कहकर अरमान रूही को लेकर बेड की तरफ आया और दोनों ही गहरी नींद के आगोश में जा चुके थे। अगले दिन काफ़ी भागदौड़ हो रखी थी। आखिर आज नामकरण जो होने वाला था शिव और शिवांगी के बच्चे का। थोड़ी देर बाद नामकरण संस्कार शुरू हुआ। पंडित जी ने मौ अक्षर से बच्चे का नाम शुरू होता है यह कहा, तो उसके बाद जो घर वालों को ठीक लगे उस अक्षर से उस नाम को रखने के लिए कहा। आद्या का नाम शिव ने रखा था, इसलिए शिव की चॉइस पर हर किसी को विश्वास था, पर इस बार नाम अरमान और शिव दोनों ने रखा था और दोनों ने एक साथ रखा। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद उन दोनों को ये नाम पसंद आया और दोनों को सेम नाम पसंद आया। जब दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किया तो दोनों को पता चला कि दोनों ने एक ही नाम सोचा है। फिर घर पर दोनों का नाम सोचा गया तो शिव बताने लगा। शिव मुस्कुराते हुए अपने बच्चे की तरफ देखकर बोला, जो इस समय शिवांगी के बगल में लेटा हुआ था। शिव बोला, इसका नाम होगा मृत्युंजय सिंह राठौर। इतना सुनते ही घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी लोग इस नाम को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। पिता की पढ़ाई और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका था। वह अब अपने पापा की कंपनी को मैनेज कर रही थी। इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ इशिता ने अपनी कंपनी में फैशन डिज़ाइनिंग को भी तवज्जो देना शुरू किया था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में इशिता की कंपनी ग्रो करने लगी।
वहीं देव भी अपने पिता की कंपनी को अच्छे से हैंडल कर पा रहा था, पर उसे जब भी किसी सलाह की ज़रूरत होती तो वह शिव देता। वहीं समय जी भी अब रिटायर होने की सोच रहे थे। उन्होंने सारा बिजनेस शिवांगी को हैंड ओवर कर दिया था। घर में ढेर सारी खुशियां आ चुकी थी। लंदन से हरीश जी और स्मिता जी भी इंडिया आ चुके थे। आखिर इशिता और देव की शादी की तैयारियां जो होने वाली थी, शादी एक डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह होने वाली थी, जो कि उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में होने वाली थी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित था। इस मंदिर में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, जिस कारण इसका एक अलग ही विशेष महत्व था। इशिता ने इस मंदिर के बारे में बहुत पढ़ा था, तब से इशिता को उस मंदिर में ही शादी करनी थी। घर वालों ने यह सुना तो वह सभी लोग खुश थे। आखिर हो भी क्यों ना, घर में शादी का जो माहौल था, शादी के लिए सभी लोग उत्तराखंड के लिए अगले दिन ही रवाना हो चुके थे। सारी तैयारियां शिव और अरमान ने देख रखी थी। यह डिसाइड हुआ था कि शादी हो जाने के बाद मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी दी जाएगी। अब वह लोग मंदिर पहुंचे तो उस मंदिर के बारे में उन्हें बताया गया। उस मंदिर में शिव विवाह हुआ था और जिस अग्नि के समक्ष शिव पार्वती ने फेरे लिए थे, वह हवन कुंड आज भी जल रहा है। यह सुनकर तो हर कोई चौंक गया था। हमारी परंपरा के अंदर क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं और वह हमारे लिए कितना मायने रखती है, ये तो हमारे पुराणों से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। पंडित जी ने उन्हें यह भी बताया कि यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह उस तरीके से हुआ जिस तरह सतयुग में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। देव और इशिता की शादी एक पारंपरिक शैली में हुई थी, जो हर किसी के लिए बहुत उत्साहित था। हर लोग बहुत खुश थे। सभी लोगों ने हमारी संस्कृति के बारे में नई नई बातें जान रहे थे। परंपराएं, शैलियाँ, सब कुछ अलग था और जिसे जानने में राठौर फैमिली को बहुत मज़ा आया। सजावट से लेकर भोजन, सब कुछ पारंपरिक शैली में रहता था। जिस प्रकार उत्तराखंड में पहाड़ी में पारंपरिक तरीके से शादी होती है, जैसे बारात के समय ढोल दमू बजता है और हल्दी के समय स्थानीय कलाकारों द्वारा मंगल गीत, विवाह करते समय उसी अखंड अग्नि से हवन जलाया जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद से अब तक 3 युगों से जल रहा है। ठीक उसी परंपराओं को निभाते हुए इशिता देव की शादी संपन्न हुई और फाइनली इशिता देव एक दूसरे के जन्म जन्मांतरों के लिए साथी हुए। सभी लोग बहुत खुश थे। रात की वापसी की फ्लाइट थी और अगले दिन रिसेप्शन पार्टी, जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड था। सभी लोग मुंबई पहुंचे तो रात की रिसेप्शन पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। रात को जब पार्टी शुरू हुई तो मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। समय जी, सागर जी, हरीश जी के साथ साथ शिव और अरमान के भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी दोस्त थे, वह सब लोग उस पार्टी में मौजूद थे। वहीं राघव और इशिता के भी बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स के साथ साथ कॉलेज फ्रेंड्स भी उस पार्टी में सभी मौजूद थे। रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे तरीके से दी गई थी। हर कोई बहुत खुश था और बहुत तारीफ कर रहा था और दोनों कपल्स की बहुत तारीफ कर रहा था। और धीरे धीरे समय बीत गया और बीतते बीतते 7 साल और बीत गए। इन 7 सालों में क्या बदलाव आया, चलिए जानते हैं। 7 साल बाद रूही आद्या को तैयार कर रही थी कि तभी अरमान के कंधे पर बैठा एक बच्चा स्कूल ना जाने की जिद कर रहा था। तभी रूही बोली, मैं 15 मिनट का टाइम दे रही हूँ तुम्हें अरमान। अगर तुमने इन 15 मिनट पर अपने इस लाडले को नहा धोकर तैयार नहीं कराया और इसे लेकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम दोनों। इतना कहकर वह आद्या को लेकर कमरे से बाहर चली गई। वहीं आद्या दांत दिखाते हुए हंसते हंसते अपने मुंह पर हाथ रखते रखते बाहर चली गई। वहीं अरमान लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसने अपने पीछे अपने कंधे पर लटक रहे अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। अरमान बोला, अयान देखो अब बहुत हुआ, अब तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने तुमको तैयार नहीं किया तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत पीटेगी। इसलिए मेरे लाल, चलो अब नहाने। इतना कहकर अरमान ने अपने बेटे को कंधे से उठाया और सीधे बाथरूम की तरफ ले चला। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर आद्या बैठी हुई थी और उसके बगल में मृत्युंजय और उसके बगल में छोटी सी आरोही बैठी थी। तभी किसी ने आरोही की प्लेट से एक चॉकलेट उठाकर अपनी पैंट की जेब में रख ली तो आरोही गुस्सा करते हुए जोर से बोली। आरोही बोली, जय भैया देखो, इसने मेरी चॉकलेट ले ली है। और इतना कहकर वह रोने लगी। तो वहीं जय ने आरोही के बगल में बैठे एक बच्चे की तरफ देखा तो मृत्युंजय बोला,
तू क्यों परेशान करता है छोटे उसे, और क्यों करता है ऐसा? तभी वह बच्चा दांत दिखाते हुए बोला, ओहो बिग बी, मैं तो बस ऐसे ही चिढ़ा रहा था, पर ये तो रोने लग गई, ये तो गलत बात है ना। तभी आरोही उस बच्चे की प्लेट से अपनी चॉकलेट वापस लेते हुए बोली, आप मेरी चॉकलेट पर हाथ मत लगाना भैया, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, कट्टी। तभी शिव, जो कि हाथों में न्यूज़पेपर लिए बच्चों की तरफ आ रहा था, वह मुस्कुराते हुए बोला। शिव बोला, अरे क्या हो गया सुबह सुबह, क्यों बात नहीं करेगी हमारी गुड़िया रानी? तभी आरोही शिकायत के लहजे में बोली, पापा देखिए ना, भैया ने मेरी चॉकलेट ले ली। तभी शिव उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने ऐसा किया श्रेयांश, गलत बात। तभी श्रेयांश शिव की तरफ देखकर मासूम सियत से बोला, नो पापा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, देखो मेरे पास तो चॉकलेट है ही नहीं, चॉकलेट तो आलू की प्लेट में है। तभी आरोही फिर बोली, आलू नहीं है मेरा नाम, आरोही नाम है मेरा, आरोही सिंह राठौर, समझे आप भैया? इतना कहकर आरोही ने शिव की तरफ देखा और उसके बाद अपनी नैपकिन से अपने मुंह को साफ करते हुए शिव से बोली। आरोही बोली, डैडी मुझे गोद में उठाओ और देखना श्रेयांश भैया, मैं आपकी शिकायत मम्मा से करूँगी। इतना कहकर आरोही ने मुंह बना लिया। उसे यूं मुंह बनाता हुआ देख वहाँ सबकी हंसी छूट गई। तभी शिव बोला, बाकी सब तो ठीक है, पर हमारे छोटे उस्ताद नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तभी श्रेयांश बोला, पापा वो देखो आ गए बड़े पापा के साथ चलते चलते आपके छोटे उस्ताद, पक्का बड़ी माँ ने डांटा होगा, वरना आपको पता है कल तो अयान हमसे कह रहा था कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा। इतना कहकर श्रेयांश अपनी चेयर से नीचे आया और अरमान की तरफ देखते हुए बोला। श्रेयांश बोला, अब निकाल मेरी चॉकलेट, तू हार गया, देखा। इतना कहते ही अयान ने अपनी जेब से अपनी आज की चॉकलेट श्रेयांश को दे दी और श्रेयांश भागते हुए रूही के पास चला गया और मुस्कुराते हुए रूही को अपनी चॉकलेट दिखाने लगा। ये हंसी मजाक सबको बहुत पसंद आ रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। तभी शिव बोला, भाभी शिवांगी कहाँ है? तभी रूही बोली, शिवांगी किचन में है, थोड़ी देर में आ रही है। शिव ने इतना सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे की मुस्कान को हर कोई देख रहा था। शिवांगी किचन से बाहर आई तो उसके हाथों में पराठे थे, आलू के पराठे। सभी बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद थे, स्पेशली आद्य और श्रेयांश को। हंसते खेलते थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को स्कूल भेज दिया गया। कहानी यहीं पर समाप्त हुई और उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और बाकी कहानियों की तरह आप इस कहानी को भी अपना ढेर सारा प्यार देंगे। इसी के साथ नई कहानी के साथ जल्द ही मिलेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार आप लोग हमेशा यूं ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।